बनारस, अलीगढ़ और गाजीपुर में जज रह चुके सैयद अहमद खान 1869 में जब बेटों के साथ इंग्लैंड गए तो उन्हें ये इल्हाम हुआ कि उनके अपने वतन में शिक्षा के क्षेत्र में कितना कुछ किया जा सकता है। इंग्लैंड में आधुनिक शिक्षा की टोह लेने के बाद 1870 में वो हिंदुस्तान लौटे और इसी साल उन्होंने ख्वास्तगरान तरक्की तालीम मुसलमान की स्थापना की। ये एक समिति थी जो मुसलमानों की तालीम यानी एजुकेशन और तरक्की पर चर्चाएं करती थी और साल 1872 में इस समिति ने चंदा जुटाना शुरू कर दिया एक कॉलेज बनाने के लिए। फिर साल 1875 का समय आया और इन प्रयासों से जो संभव हुआ उससे अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजिएट स्कूल MAO की नींव रखी गई। 2 साल बाद इस MAO स्कूल को कॉलेज बना दिया गया। 1920 का साल आया, अंग्रेजी हुकूमत के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक कानून पास किया गया। इस कानून को कहा गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट और इस एक्ट के तहत अलीगढ़ वाले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बना दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU। 1920 वाला कानून बना तो ये साफ किया गया कि भारतीय मुसलमानों के उत्थान के लिए भारत सरकार इस विश्वविद्यालय में सहयोग देना चाहती है। इस कानून से AMU को वो पहचान मिली जो अब तक विवादों के केंद्र में है। क्या है AMU का अल्पसंख्यक दर्जा और क्यों है AMU का अल्पसंख्यक दर्जा? इन सवालों पर बैठी सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने क्या कहा? CJI धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का ये आखिरी वर्किंग डे था। वो चाहते तो 100 सालों से चल रहे इस विवाद को आज खत्म कर सकते थे, लेकिन वो कहां अटके कि इस मामले को नई बेंच को ट्रांसफर कर दिया और अब AMU को अपना अल्पसंख्यक दर्जा स्थापित करने के लिए, साबित करने के लिए क्या करना होगा? आज के ललन टॉप शो में हम इस पर बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। फिर चलेंगे उत्तर प्रदेश, जहां के हजारों लाखों छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC के नए नियमों पर उबले हुए हैं। क्या है ये पूरा मामला? इस पर बातचीत होगी और आखिर में होंगी दिन की सुर्खियां। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। Brought to you by Tata Tea Agni, Hire and Itel. तो हमने अभी आपको साल 1920 तक की कहानी सुनाई, अब आगे की कहानी सुनते हैं। साल 1951 और 1965 में AMU एक्ट में 2 बार संशोधन हुए। 1951 में AMU एक्ट 1920 के सेक्शन 8 और सेक्शन 9 को खत्म कर दिया गया। इसके तहत मुस्लिम छात्रों को अनिवार्य धार्मिक शिक्षा देने वाली बात खत्म हो गई। किसी जाति, लिंग, धर्म के लोग यूनिवर्सिटी में एंट्री ले सकते थे। अब 1965 में इस साल AMU एक्ट 1920 के सेक्शन 23 में बदलाव किया गया और उसके जरिए यूनिवर्सिटी के कोर्ट की शक्ति को घटा करके बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह इसके लिए एक बॉडी बना दी गई। अब इसमें विजिटर यानी राष्ट्रपति की ओर से नॉमिनेटेड लोग रखे जाने लगे। फिर आया साल 1967। इस साल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ एक फैसला सुना रही थी। केस था अजीज बाशा बनाम भारत सरकार। अजीज बाशा नाम के एक व्यक्ति 1965 के संविधान संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे। उनका कहना था कि ये संशोधन संवैधानिक नहीं है, लेकिन जब संविधान पीठ ने फैसला सुनाया तो उन्होंने इस तर्क से असहमति जताई और कहा कि AMU की स्थापना साल 1920 के AMU एक्ट के तहत हुई थी। इसकी स्थापना न तो मुस्लिम समुदाय द्वारा की गई, ना ही इसका प्रशासन मुस्लिम समुदाय द्वारा देखा जाता है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) में बताया गया है। इसलिए AMU के अल्पसंख्यक संस्थान नहीं बल्कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पलटने का प्रयास हुआ साल 1981 में। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। संसद में AMU एक्ट 1920 में संशोधन हुआ। उसी समय संशोधन पास हो गया। संशोधित कानून में कहा गया कि AMU की स्थापना भारत के मुसलमानों ने की थी, इस लिहाज से AMU एक अल्पसंख्यक संस्थान है। साल 2005 आता है। AMU ने इस साल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में भर्ती का विज्ञापन निकाला और इसमें कहा गया कि कोर्सेस में 50% सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित रहेंगी। AMU के इस विज्ञापन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, चुनौती दी गई। सुनवाई हुई इस पर तो 2 बिंदुओं पर विचार हुआ। पहला, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि AMU इस तरह का आरक्षण नहीं दे सकता, उसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों का आरक्षण नियम फॉलो करना होगा। साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया था। दूसरा, AMU ने बचाव में ये कहा कि 1981 के संविधान संशोधन में उन्हें अल्पसंख्यक दर्जा मिला है, लिहाजा 1967 का फैसला उन पर लागू नहीं होता है। साल 2006 में हाईकोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया। कहा कि AMU की साल 2005 की आरक्षण नीति अवैध है।
और साल 1981 का संशोधन गलत है। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 1967 वाले फैसले पर सहमति जताई और कहा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एएमयू और भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुनवाई शुरू हुई, लेकिन इस बीच राजनीतिक घटनाक्रम ने अपनी जगह ली, या कहें कि देश की राजनीति ने करवट बदली। साल 2014 आया, देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनी। साल 2016 में एनडीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के ये कहा कि वो एएमयू के केस से बाहर होना चाहती है। एनडीए सरकार के पास अपने राजनीतिक कारण थे, इसलिए उन्होंने न सिर्फ केस से बाहर जाने का फैसला लिया बल्कि अदालत में भी ये कहा कि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं मिलना चाहिए। इधर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। 2019 में मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया, वही बेंच जिसने आज फैसला सुनाया। इस बेंच में कौन कौन से जज थे? इस बेंच में थे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना जो अगले सीजेआई हैं, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा। 1 फरवरी 2024 को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया। बेंच ने 4-3 के बहुमत से फैसला दिया कि एएमयू संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे की मांग कर सकता है। 4 सहमति के जज थे। कौन कौन से? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। क्या कहा इन्होंने? जो सहमति वाले जज थे, इन्होंने कहा कि केंद्रीय कानून के तहत एएमयू को स्थापित किया गया है। महज इस आधार पर नहीं कहा जा सकता कि इसकी स्थापना अल्पसंख्यकों ने की। इस संस्थान की स्थापना किसने की, ये तय करने के लिए कोर्ट को एएमयू की स्थापना तक जाना होगा। देखना होगा कि जमीन के लिए पैसा किसने दिया था, अल्पसंख्यक समुदाय ने मदद की थी या नहीं, ये भी देखना होगा। अल्पसंख्यक संस्थान भी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि अल्पसंख्यक ही प्रशासन चलाएं। जो 3 जज विरोध में थे उनकी बात करते हैं। ये जज हैं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जा पाने के लिए किसी संस्थान की अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापना और संचालन जरूरी है। क्या एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है? ये कानून और तथ्यों से जुड़ा सवाल है। अल्पसंख्यक संस्थान को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का विकल्प देना चाहिए। स्थापना अल्पसंख्यकों ने की, ये साबित करना चाहिए। आपके लिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो, इसलिए इस फैसले को समझने के लिए वकीलों को भी सुन लेते हैं जिन्होंने इस केस को अदालत में लड़ा। देखिए, सीधा मायना ये है कि 1967 का जो डिसीजन था अजीज बादशाह में, वो ओवररूल कर दिया गया है, जिसने होल्ड किया था कि एएमयू एक नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। और इसलिए जब वो डिसीजन ही अपहोल्ड कर सेट असाइड कर दिया गया है, तो जो 80s का अमेंडमेंट था जो उस डिसीजन को ओवरकम करने के लिए गया था, वो भी इरेलेवेंट हो गया है अब। और आज जो है वो मापदंड भी बरकरार कर दिए गए हैं, जिसपे बेसिस पे ये डिटरमिन किया जाएगा कि एक इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं। वो मापदंड जो भी डिटरमिन किए गए हैं वो मोर और लेस एएमयू मीट करता है, लेकिन वो डिटर्मिनेशन कि वो मापदंड मीट करता है वो एक छोटी बेंच करेगी जो जब भी मैटर लिस्ट होगा। हमने कोर्ट से जुड़ी खबरों पर नजर रखने वाले रिपोर्टर्स का रुख भी किया, पत्रकारों का फैसले को डिकोड करने की कोशिश की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। जो मुद्दा था कि एएमयू के पास माइनॉरिटी स्टेटस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हालांकि अलग बेंच डिसाइड करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक क्राइटेरिया ले डाउन कर दिया है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए उनको माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करने के लिए। आर्टिकल 30 संविधान के अंदर उन्होंने ये बोला है कि सिर्फ एस्टैब्लिशिंग, मतलब एक माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करती है उतना काफ़ी नहीं है, उसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को वो पूरा इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर और रन भी करना होता है। ये बहुत ही अहम पार्ट है ये डिसाइड करने का कि क्या कोई इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। अभी तक स्टेटस ये था कि एक 1967 का सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का जजमेंट का था, अजीम बादशाह का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया था कि कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी एएमयू की एडमिनिस्ट्रेशन खुद से नहीं डिसाइड कर सकती क्योंकि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। तो इस जजमेंट को चैलेंज करते हुए और उसका रिव्यू मांगते हुए जब ये पूरा मामला 7 जजेस की बेंच तक पहुंचा, तब सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोला है कि ये 5 जजेस का जजमेंट गलत था, क्योंकि एक सेंट्रल लॉ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट इनैक्ट कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि उनका माइनॉरिटी स्टेटस उनसे छीन लिया जा सकता है। तो क्या उनके पास माइनॉरिटी स्टेटस होना चाहिए या नहीं, ये अब एक 3 जजेस की बेंच जो फॉर्म होगी वो डिसाइड करेगी इस मामले में। और अब इस केस को इस तरह से नई बेंच के सामने भेज दिया गया है। आप देखेंगे कि कोर्ट के आज के आए फैसले में पूरी कहानी के सबसे बड़े सवाल का जवाब मिला ही नहीं कि सवाल यह है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। कोर्ट ने इसका जवाब ढूंढने का काम दूसरी बेंच को दे दिया है, जहां
एएमयू को यह साबित करना होगा कि एएमयू की स्थापना मुस्लिम समुदाय के प्रयासों से हुई ताकि संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहे। यानी अब 3 जजों की बेंच गठित होगी और इस बेंच के सामने फिर से सुनवाई होगी। उस केस में एएमयू के पास एक सहूलियत होगी कि साल 1967 वाला निर्णय अब लागू नहीं होगा, जिसमें तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। क्योंकि आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही कि कोई भी संस्थान अपना अल्पसंख्यक दर्जा इसलिए नहीं खो सकता क्योंकि उसकी स्थापना संविधान के तहत हुई है। यानी 1967 वाले निर्णय से एकदम उलट बात। और एएमयू के पास एक बड़ा आधार है अपना केस लड़ने का अब। लेकिन लोगों की जिज्ञासा है, टिप्पणीकार सवाल पूछ रहे हैं कि अपने आखिरी वर्किंग डे पर भी केसों का निपटारा कर रहे सीजेआई इस केस का निपटारा क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि मूल सवाल का जवाब नहीं मिला। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कोई भी केस सुन रही होती है ना, तो वो शुरू में ही, हियरिंग के शुरू में कुछ इश्यूज पैन आउट कर देते हैं कि हम सिर्फ इन लिमिटेड इश्यूज पे ही मामला सुनेंगे। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हियरिंग्स कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे बहुत सारे सब इश्यूज भी ऐड हो जाते हैं। तो इन 7 जजेस ने एक ओवरआर्चिंग व्यू दिया है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कैसे एडमिनिस्टर होने चाहिए, कैसे एस्टैब्लिश होने चाहिए, कब उनका स्टेटस लिया जा सकता है, कब उन्हें स्टेटस दिया जा सकता है, और जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं जैसे एएमयू रिलेटेड कि कब एस्टैब्लिश हुआ, किसने एस्टैब्लिश किया, वो इस 7 जज बेंच इसमें गई ही नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला कि 3 जज बेंच डिसाइड करें। तो ये फैसला आया और आई अलीगढ़ से छात्रों की प्रतिक्रियाएं। परसों की लड़ाई है और आज पूरी हुई है। ये एएमयू की सोच की लड़ाई है और एएमयू की जो सोच है, एक लंबी सोच, आज उसकी जीत है। और अलीगढ़ मुस्लिम में खुशी का इजहार आप देख सकते हैं, जिस तरह से भीड़ उमड़ती जा रही है। और धीरे धीरे अलीगढ़ मुस्लिम के बाबत गेट पे एक बड़ा हुजूम नजर आएगा, जो कि इस बात की गवाही देगा कि जुडिशरी का जो फैसला है उसका खैर मकदम करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं। और ऐसे फैसलों का हर एक युवा खड़े होकर सलाम करता है, सलूट करता है और इस फैसले को खैर मकदम करते हुए बाहें भर के गले लगाने की कोशिश करते हैं। हमारे ऐतिहासिक पल है ये, और इस दिन का बहुत दिनों से हम लोगों को सभी को इंतजार था। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है और वो बहुत ही सम्मानीय है, और हम बहुत पूरी अलीग बरादरी इस बात का शुक्रिया अदा करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हमारे फेवर में है, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का हर एक कड़कड़, इसकी एक एक ईंट ये बताती है ये अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। वहीं प्रशासकों और अध्यापकों के भी रिएक्शंस आए हैं। Honor the judgment, that's all. We will wait and we will discuss with our expert for the next course of action. इस जजमेंट को हम वेलकम करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तमाम ह्यूमिलिटी के साथ में। और आगे तो कोई भी चीज़ नहीं कही जा सकती जब तक कि पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा जाए। लेकिन इसको अगर हम 2 जुमलों में बात करें, 2 वाक्यों में, तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और इसको हम वेलकम करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब सीजेआई चंद्रचूड़ की बात करते हैं। हमने पहले ही बताया कि उनका आज आखिरी वर्किंग डे था और अपना आखिरी मुकदमा सुनते हुए वो भावुक हो गए। जब सीजेआई की बेंच अपने आखिरी मामले की सुनवाई कर रही थी तब जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने उनके बारे में एक कमेंट किया। उन्होंने कहा कि मैं ब्रदर जज जस्टिस चंद्रचूड़ का कायल हूं। मैं वकील के रूप में भी उनके कोर्ट में अनेक बार पेश हुआ, फिर बेंच में भी उनके साथ रहा, अनेक मुकदमे सुने और समय समय पर सलाह मशविरा भी उनसे किया। इससे पहले जस्टिस नरसिम्हा कुछ और बोलते, बगल में बैठे भावुक हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने उनका हाथ दबाया, गोया और कुछ ना कहने का इशारा कह रहे हों। फिर अदालत उठ गई। सीजेआई चंद्रचूड़ अपनी सीट से उठे, हाथ जोड़े, फिर जेब से रूमाल निकाला, आंखें पोंछी और प्रोटोकॉल के मुताबिक साथी जजों के साथ कोर्ट रूम से बाहर निकल गए। अब सोमवार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर दिखाई देंगे जस्टिस संजीव खन्ना। उनके बारे में हमने पहले के एक ललन टॉप शो में विस्तार से बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर में बात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की। क्या है ये पूरा मामला, नया विवाद है क्या? 1 जनवरी 2024 को यूपीपीएससी ने अपर सबऑर्डिनेट सर्विस यानी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया था। वैकेंसी आई 220 पदों पर। 17 मार्च 2024 को परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा स्थगित हो गई। 3 जून 2024 को परीक्षा का एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ। नई तारीख मिली 27 अक्टूबर, फिर से परीक्षा स्थगित हो गई। 5 नवंबर 2024 को यूपीपीएससी ने एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होते ही एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। तैयारी करने वाले छात्र सड़कों पर उतर गए।
यूपीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक ही एग्जाम अलग अलग दिन होंगे तो उसके लिए अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें ज़्यादा संभावना है कि एक के मुकाबले दूसरा प्रश्न पत्र कठिन हो। इसी अंतर को पाटने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ज़्यादातर परीक्षाओं में परसेंटाइल स्कोर के आधार पर इसे एडजस्ट किया जाता है। मोटे तरीके से समझें कि हर पाली का एक औसत स्कोर तय किया जाता है, जिससे छात्रों के मूल्यांकन में आसानी हो। इसका उद्देश्य है कि अलग अलग प्रश्न पत्र के कारण किसी छात्र को कोई फायदा या कोई नुकसान ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने एग्जाम में क्या फॉर्मूला दिया वो आप स्क्रीन पर अभी इस वक्त देख सकते हैं। छात्र इसी 2 पाली में परीक्षा और इसके नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। ये तो फौरी वजह हो गई। अब आपको इसकी बैक स्टोरी बताते हैं। 11 फरवरी 2024 को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ। इसे आप संक्षेप में ROARO भी कहते हैं। उसी दिन शाम होते होते सोशल मीडिया पर पेपर लीक के दावे होने लगे। कई लोगों ने लिखा कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था। छात्रों का विरोध शुरू हुआ। अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा करवाने की मांग करने लगे। इसके बाद लोक सेवा आयोग ने स्पेशल टास्क फोर्स से STF से कहा कि आप मामले की जांच कराइए। मामला यही नहीं रुका। छात्रों की मांग पर सरकार ने परीक्षा रद्द करने का भी फैसला लिया। 2 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 महीने में दोबारा परीक्षा आयोजित करवाएंगे। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर उस समय पोस्ट किया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 को निरस्त करने और आगामी 6 माह में इसे दोबारा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं के दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो नजीर बनेगी। इसी घटना की पृष्ठभूमि में 5 दिन बाद ही एक और आदेश आया। 7 मार्च को लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी किया कि 17 मार्च की PCS प्रीलिम्स परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। बताया गया कि परीक्षा जुलाई में हो सकती है, लेकिन कोई तारीख नहीं दी गई। तारीख बढ़ती गई, छात्र ताकते गए और अब जाकर के एक और तारीख मिली है, 22 और 23 दिसंबर। ROARO पेपर लीक मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है कि ये पेपर लीक हुआ कैसे। इस बीच 3 जून को PCS एग्जाम कराने पर फिर से नोटिफिकेशन आया। इंतजार कर रहे छात्रों को बताया गया कि 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स की परीक्षा कराई जाएगी। छात्र तैयारी में जुटे, लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले फिर एक नोटिफिकेशन आ गया। 16 अक्टूबर को आयोग ने बताया कि परीक्षा फिर से स्थगित की जा रही है। वजह क्या बताई गई? ये कि एग्जाम सेंटर बनाने में देरी हो रही है। इसी नोटिस में कहा गया कि दिसंबर के पहले पखवाड़े तक परीक्षा कराई जा सकती है। आयोग ने 19 जून के सरकार के आदेश का हवाला दिया कि इसके अनुसार परीक्षा केंद्र मिलने पर अभ्यर्थियों को अगली डेट की जानकारी दे दी जाएगी। तो ये सवाल उपजा कि परीक्षा केंद्र मिलने पर परीक्षा केंद्र ना मिलने का मामला क्या है। दरअसल 19 जून को यूपी सरकार परीक्षा केंद्रों को लेकर कई नियम लेकर के आई थी। इसके तहत परीक्षा केंद्र चुनने के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई थी, 2 कैटेगरी। कैटेगरी ए में राजकीय इंटर कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज, राज्य और केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और राज्य के मेडिकल कॉलेजेस को रखा गया। कैटेगरी बी में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को रखा गया जिनकी छवि अच्छी हो। प्राइवेट संस्थानों को सेंटर न बनाने का आदेश आया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि एग्जाम सेंटर्स बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के 10 किलोमीटर के ही दायरे में हों। साथ ही एक ही पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों को रखने का आदेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आयोग को PCS प्रीलिम्स करवाने के लिए 1758 एग्जाम सेंटर्स की जरूरत थी, लेकिन आदेश का पालन करते हुए आयोग को ऐसे 978 परीक्षा केंद्र ही मिल पाए, लगभग आधे। जबकि इस परीक्षा के लिए 5,76,154 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। वहीं ROARO प्रीलिम्स के लिए 10,76,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने वाले हैं। 5 नवंबर को इन दोनों परीक्षाओं के लिए फिर से नोटिफिकेशन आया। आयोग के मुताबिक PCS की प्रीलिम्स परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 सत्रों में होगी। पहला सत्र सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक, दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। परीक्षा का आयोजन 41 जिलों में होगा। आयोग ने कहा कि हर संभव कोशिश के बावजूद 19 जून के आदेश के अनुसार सेंटर्स उपलब्ध नहीं होने के कारण परीक्षा 2 दिन में कराई जाएगी। तो ये वजह है कि सरकार ने अब 2 दिनों में यूपी PCS की परीक्षा कराना तय किया है। इसी तरीके से ROARO की परीक्षा 2 दिनों यानी 22 और 23 दिसंबर को होगी। ये परीक्षा 411 पदों के लिए होने वाली है। परीक्षा का पहला नोटिफिकेशन पिछले साल 9 अक्टूबर को जारी हुआ था। पेपर लीक और तारीख टलते टलते अब जाकर के परीक्षा होने वाली है। 22 दिसंबर पहली पाली में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। 23 दिसंबर को तीसरी पाली में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। इसमें भी 19 जून के आदेश का हवाला दिया गया कि एक पाली में 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं हो सकते, इतने कैंडिडेट नहीं हो सकते, इसलिए ऐसा कराया जा रहा है।
पेपर लीक और परीक्षा की बढ़ती तारीखों से परेशान छात्र एक दिन से ज्यादा परीक्षा का आयोजन होने से विफर गए हैं। 2 दिन परीक्षा होने से प्रश्न पत्र भी अलग अलग होंगे। सुनते हैं छात्र क्या कहते हैं, उनकी मांग क्या है, उन्हें इस मामले में समस्या क्या है। जितने यूपीपीसीएस के एग्जाम हुए हैं वो सारे एक शिफ्ट में हुए। सारे एग्जाम एक शिफ्ट में कराए जाते थे। अभी तक 2023 का एग्जाम एक शिफ्ट में हुआ था, बच्चों ने एग्जाम दिया था, एग्जाम क्लियर हुआ था, फाइनल रिजल्ट उसका आया था। बात शुरू होती है पेपर लीक से। आरओ का पेपर लीक होता है फरवरी में, और मार्च में तो ये प्रीवियस का पेपर था, इसको फिर आगे पोस्टपोन कर दिया गया, ये पेपर भी लीक ना हो जाए, इसको करके जुलाई में किया गया, हम जुलाई में कराएंगे। तब भी कोई 2 शिफ्ट में बात नहीं हुई थी। इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो एक शिफ्ट का आया था कि एग्जाम एक शिफ्ट में होगा, जैसे प्रीवियस ईयर्स में होता आया है। और फिर इसको जुलाई के बाद फिर अक्टूबर में किया गया। अब फिर जब दिसंबर वाली नोटिफिकेशन आती है तब उसमें होता है कि आयोग 2 शिफ्ट में एग्जाम कराएगा, उसको पर्याप्त सेंटर नहीं मिले, क्योंकि इन्होंने कुछ सेंटर को लेकर रूल अपने टाइट किए थे कि 10 किलोमीटर की पेरीफेरी में सेंटर बनाएंगे, और ये बाकी रूल जो सख्त किए थे उससे दिक्कतें आई थी। इन्होंने कम जिलों का चुनाव भी किया, इन्होंने 41 डिस्ट्रिक्ट्स में ही सेंटर अपने लिए हैं। बात आती है नॉर्मलाइजेशन की। दिक्कत यहाँ आती है कि जीएस के पेपर में क्या होता है, नॉमिनेशन की बात जब आती है कि बहुत सब्जेक्टिविटी वाला पेपर है। जीएस में आप कैसे बोल सकते हैं कि ये वाला युद्ध पूछा, ये आसान था, दूसरा वाला कठिन था। आपने बांग्लादेश की कैपिटल पूछी, दूसरे पेपर में आपने वियतनाम की कैपिटल पूछी, तो वियतनाम की कैपिटल किसी को आसान लग सकती है, किसी को कठिन। ये जो सब्जेक्टिविटी से भरा हुआ चीज है, ये दिक्कत आती है जीएस के पेपर में। क्योंकि अगर मैथ्स का पेपर है तो आप हम सेम कैलकुलेशन देके कर सकते हैं, लेकिन जीएस के पेपर में जो है सब्जेक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। और दूसरी बात है कि कट ऑफ की बात, कट ऑफ कैसे नहीं बनती है। और तीसरी बात यह है कि नॉमिनेशन पेपर, नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है ये अनफेयर है लोगों के लिए। क्यों अनफेयर है? क्योंकि हर बार जो आयोग है वो गलत क्वेश्चन देता है, उसकी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो गलत होते हैं हर बार। ये पिछली बार भी हुआ, 11 क्वेश्चन गलत थे। फिर अगर आप इन गलत क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? आपने सपोज दैट 6 क्वेश्चन आप एक शिफ्ट में गलत हैं, 10 क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट में गलत हैं, फिर इसका क्या पैरामीटर होगा? ये बहुत वेग है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो और सबको एक पैरेलल, सबको बराबर मौका मिले अपना एग्जाम देने का। क्योंकि एक्चुअली ये कोई क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है कि हम क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, केवल इसमें क्वालिफाइंग करना, ये हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए। एक एक पॉइंट से कितने लोग छट जाते हैं। यहाँ 8-8 नंबर, 6-6 नंबर का अगर फर्क पड़ेगा तो उससे हजारों लाखों अभ्यर्थी जो है इसके चपेट में आएंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में जब लोग प्रभावित होंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग आवाज उठाएंगे और लोग जो है सड़क पर आएंगे। तो इन सारी समस्याओं को दृष्टिपात करते हुए आयोग को और आयोग के अध्यक्ष को ये निर्णय जल्द से जल्द लेना चाहिए कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज ही आया है इसी से संबंधित, वो बाद में विधिक रूप से जो है चुनौतीपूर्ण रहेगा आयोग के लिए। तो अभी ये चीज समझने का है कि वो छात्रों के बीच जो अभी रोष उत्पन्न किए हैं वो अभी कम कर लें। लोग इसके पहले भी एग्जाम कराता था और आयोग ने इससे बड़ी बड़ी परीक्षाएं आरओ की लगभग 13 लाख 14 लाख स्टूडेंट की परीक्षाएं करा चुका है। तो एग्जामिनेशन सेंटर्स इनके पास है, अगर ये ऑप्शन ढूंढेंगे तो इनको बहुत अच्छा मिल जाएगा। यूनिवर्सिटीज है हमारे पास, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट जो संस्थान है उन पे आप एग्जामिनेशन करवाइए। और वहां पे जैसे अभी भाई साहब ने कहा है, पंकज बियानी की जो है प्राइवेट संस्थान में सरकारी अध्यापकों को रखिए, वो सरकारी इन्विजिलेटर रखिए अगर आपको प्राइवेट के ऊपर नहीं विश्वास है। तो इससे जो है आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। प्राइवेट को इन्वॉल्व करिए आप हर चीज में। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं, इसमें भी प्राइवेट को इन्वॉल्व करके आप संस्था तुरंत तो आप हर जगह में एग्जामिनेशन सेंटर बना नहीं सकते हैं। और किसी भी जब छात्रों की ये मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम हो, तो आप उसको समझिए कि छात्र दर्द में है, छात्र के दर्द को आप महसूस करिए। छात्र हमेशा बोलने वाला नहीं है, वो लाइब्रेरी में बैठकर अपने कमरे में बैठ करके पढ़ने वाला है, और एग्जामिनेशन आएगा तो एग्जामिनेशन में अपना सब कुछ कर देने वाला है। लेकिन जब आप उसके साथ जो है खेलने का प्रयास करेंगे तो छात्र को दुख होगा, छात्र बाहर आएगा। यानी छात्र ये कहते हैं कि ये परीक्षा एक दिन में और एक पाली में कराई जाए, 2 दिन में परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और छात्रों का इस प्रक्रिया पर, नॉर्मलाइजेशन की इस प्रक्रिया पर एतबार नहीं है। मान लीजिए कि एक दिन पेपर आसान होगा और दूसरे दिन का पेपर कठिन होगा, और इस अंतर को आयोग भर नहीं पाएगा, ऐसा छात्रों को लगता है। छात्र ये भी कहते हैं कि आयोग का जो फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का वो कंफ्यूजिंग है। ये भी कहते हैं वो कि दूसरे राज्यों में 6-7 लाख छात्र एक दिन में परीक्षा दे रहे हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसा क्यों नहीं कर सकता है। ध्यान रहे कि 7 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि भर्ती करने के नियमों में विज्ञापन जारी करने के बाद बदलाव तब तक नहीं किए जा सकते जब तक नियम इसकी इजाजत न देते हों।
विरोध करने वाले छात्र अब इस फैसले का भी हवाला देते हैं, लेकिन ज़रूरी है ये जानना कि इस पूरे मुद्दे पर आयोग क्या सोचता है। हमने कुछ बिंदुओं पर यूपीपीएससी को ईमेल करके सवाल अपने भेजे हैं, उनसे पूछा है कि आयोग एक दिन में इन दोनों परीक्षाओं को क्यों नहीं करवा रहा, जबकि पहले इस तरह की परीक्षा एक दिन में होती थी। छात्रों का कहना है कि दूसरे राज्यों में 6-7 लाख छात्र एक दिन में परीक्षा दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसा क्यों नहीं करवा सकता है। और तीसरा पूछा है उनसे सवाल कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर के कई छात्रों के मन में संशय है। उनका आरोप है कि ये साइंटिफिक नहीं है, छात्रों को इससे नुकसान हो सकता है। इस पर आयोग की क्या प्रतिक्रिया है। चौथा सवाल ये पूछा है कि 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि सरकारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में सरकार नियमों को नहीं बदल सकती, तो ऐसे में बीच में इस प्रक्रिया में बदलाव क्यों किया जा रहा है। तो छात्रों की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ये लल्लन टॉप की ओर से सवाल भेजे गए हैं। इस बुलेटिन के शूट होने तक हमारे पास आयोग की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया है। आएगा तो लल्लन टॉप पर आप उसको जरूर देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे। इस खबर में इतना ही। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग से जुड़ी हुई है। राज्य महिला आयोग ने महिलाओं को बैड टच से बचाने के लिए, खराब स्पर्श से बचाने के लिए एक प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक पुरुष टेलर्स को महिलाओं के कपड़े नहीं सिलने चाहिए, ना ही महिलाओं के बाल पुरुषों को काटने चाहिए। जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर्स और सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। साथ ही स्कूल की बस में महिला सुरक्षाकर्मी और महिला टीचर्स होने चाहिए। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने प्रस्ताव दिया, इसका सभी सदस्यों ने समर्थन किया। 28 अक्टूबर को महिला आयोग की बैठक में ऐसे कई सुझावों पर चर्चा हुई थी, जिसके बाद ये प्रस्ताव बनाया गया। अभी ये सिर्फ एक प्रस्ताव है, बाद में महिला आयोग राज्य सरकार से इस बारे में कानून बनाने का अनुरोध करेगा। महिला आयोग के नियमों का पालन करवाना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। बबीता चौहान ने कहा कि महिला आयोग को लगातार जिम जाने वाली महिलाओं के शोषण की शिकायत मिल रही है। इन शिकायतों के बाद ही ये फैसला किया गया है। जिम अब एक जरूरत भी बन गया है, क्योंकि लोगों पे इतना फिजिकल वर्क नहीं है, तो महिलाएं भी जाती हैं और अपनी फिटनेस की अगर बात की जाए तो महिला बच्ची से भी बहुत कॉन्शियस रहती है। तो जब हमारे इस लेवल पर जिम काम कर रहे हैं तो वहाँ पुरुष ही हमारे वो है कि एक तो वहाँ जो भी ट्रेनर हो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, जो वेरिफिकेशन उनका सारे जिम में होना चाहिए। दूसरा एक ये था कि महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि जिम बंद कर दें, मैं ये नहीं कहती कि किसी ट्रेनर को हटा दें वहां से। मैं चाहती हूँ कि सबका रोजगार भी रहे, लेकिन महिला ट्रेनर भी वहां होना चाहिए। उससे दो चीज होंगी, एक तो महिलाएं भी सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगी, दूसरा हमारी महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। अगर कोई महिला ये चाहती है कि मुझे किसी पुरुष के साथ ही ट्रेनिंग लेनी है, या वो मुझे अच्छा वो पसंद है ट्रेनर, या हम उसके साथ करूंगी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस महिला की खुद की होगी। वो अपने जिम के मालिक को ये लिख के दे कि मैं अपनी स्वेच्छा से इसके साथ ट्रेनिंग ले रही हूँ, और मेरी जो भी मेरी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से या जो भी है मेरा सारा अपनी जिम्मेदारी है। जी। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य हिमानी अग्रवाल ने कहा, हमारे प्रस्ताव में है कि सैलून में केवल महिला हेयर आर्टिस्ट ही महिला ग्राहकों की देखभाल करें। हमारा मानना है कि इस तरह के पेशे में शामिल पुरुषों की वजह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है। पुरुष गलत व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। कुछ पुरुषों की मंशा भी अच्छी नहीं होती, हालांकि सभी पुरुषों की मंशा खराब नहीं होती। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में चौथे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने आज फिर 370 से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले विपक्ष के नेताओं ने उन्हें रोक लिया। आप वीडियो में देख पाएंगे कि कैसे विधायकों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इसी बीच एक विधायक टेबल पर चढ़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि मार्शल खुर्शीद अहमद को उठा करके ले गए और उन्हें विधानसभा से बाहर निकाल दिया। हंगामा करने वाले बीजेपी विधायकों को भी बाहर किया गया, जिसके बाद सभी बीजेपी नेता वॉकआउट कर गए। संसद में पिछले 2 दिन से जमकर हंगामा हो रहा है। 6 नवंबर को विधानसभा से 370 बहाल करने का प्रस्ताव पास हुआ था, तब भाजपा ने हंगामा किया था। इस पर आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है, और कहा कि कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35A को वापस नहीं लेकर के आ सकती। 7 नवंबर को शेख खुर्शीद सदन की वेल में आए। उनके हाथों में एक बैनर था जिस पर लिखा था, वी डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। शेख खुर्शीद जैसे ये पोस्टर लेकर के नमूदार हुए, भाजपा के कुछ विधायक भी वेल में आ गए। वो शेख खुर्शीद से बैनर छीनने की कोशिश करने लगे। विधायकों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ी, कैमरा के सामने एक दूसरे से वो भिड़ गए। इसके बाद भाजपा के 3 विधायक सदन के बाहर कर दिए गए।
और आज के शो को समाप्ति की ओर ले जाएं उसके पहले दो ज़रूरी सूचनाएं। पहली, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सजने वाला है लल्लन टॉप अड्डा। तारीख है 22, 23, 24 नवंबर, नोट कर लीजिए। और तीनों दिनों का टिकट है सिर्फ 499 रुपये में। आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे दे रहे हैं, या फिर आप thelallanTop.com जो हमारी वेबसाइट है वहाँ आएँ, वहाँ पर आपको एक बैनर दिखेगा जिस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरी सूचना ये है कि लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। टीमें कर रही हैं दौरा झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का। आपको अगर चुनावी तापमान प्रदेशों का जानना है तो देखिए हमारे तमाम चैनलों पर हमारी इलेक्शन कवरेज। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।